विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2023। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 11, उपशीर्षक आधुनिक हिंदी काव्य। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम बात करेंगे प्रगतिवादी काव्य की। प्रगतिवादी काव्य का समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। कविता में प्रगतिवाद के बीज तो छायावाद के समय से ही दिखाई पड़ने लगे थे, लेकिन बाहरी आबो हवा एवं सही खाद पानी तो छायावादोत्तर काल में ही मिला। प्रगतिवादी साहित्य के जन्म एवं विकास को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रगतिवाद की जो विकास यात्रा है कहां कहां से किस प्रकार शुरू हुई। सन 1907 में इटली में इसका प्रारंभ माना जाता है। मार्नेती ने भविष्यवाद नामक विचारधारा के अनुसार मानव महत्ववाद पर बल दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से प्रारंभ होकर 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक तथा प्रगतिवादी विचारधारा साहित्य में पनपने लगी। अब 1917 ईस्वी में रूस की जन क्रांति के कारण साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद का विकास बहुत तेजी से होने लगा। फिर इधर 1930 के पश्चात अंग्रेजी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का आगमन हो गया। 1934 में पेरिस में E.M. फॉरेस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 1936 में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसमें सबसे अधिक सहयोग डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सैयद सज्जाद जहीर एवं डॉक्टर K.S. भट्ट आदि ने दिया। 1937 में इन्हीं लोगों ने, मुल्कराज आनंद, सैयद जहीर भट्ट आदि के प्रयास से भारत के लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इस संघ के सबसे पहले अध्यक्ष प्रेमचंद रहे। प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, साहित्यकार स्वतः प्रगतिशील होता है, इसके अभाव में वह समाज को जिस रूप में देखना चाहता है उसमें नहीं देख पाता है। प्रेमचंद ने समाजवादी साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया, हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष एवं बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। 1937 में शिवदान सिंह चौहान का एक लेख प्रकाशित हुआ, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। इसमें मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष एवं भौतिकवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे प्रबल विरोध किया गया। 1938 की बात की जाए तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के आशुतोष मेमोरियल हॉल में संपन्न हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चला। इलाचन जोशी के सन 1938 के विशाल भारत में प्रगतिवाद का प्रयोग हुआ। उपेंद्रनाथ अश्क के 1939 के विशाल भारत में प्रगतिशील शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1942 तक आते आते तीसरा अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ और 1943 में 14 अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसके सभापति श्रीपाद अमृत डांगे रहे। इस सम्मेलन में भारत में आने वाले जोश मलिहाबादी, बुकलेस नरेंद्र हिंदी, मामा बरेरकर मराठी तथा विष्णुदेव बंगला आदि के साहित्यकार रहे। प्रगतिवाद एवं प्रगतिशील के विषय में विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो दोनों को एक ही मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील है। नामवर सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार छायावाद और छायावादी कविता अलग नहीं है, उसी प्रकार प्रगतिवाद और प्रगतिशील अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पर्याय हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि प्रगतिवाद एक साम्यवादी मार्ग को अपनाता है, जबकि प्रगतिशील किसी वाद से नहीं बंधा। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि नागार्जुन, धूमिल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, गोरखनाथ पांडे, अरुण कमल, उदय प्रकाश आदि रहे हैं। प्रगतिवाद के दो अर्थ हैं, एक व्यापक और दूसरा सीमित। प्रारंभ में प्रगतिशील और प्रगतिवाद दोनों का प्रयोग यूरोप में हुआ प्रोग्रेसिव लिटरेचर के रूप में हुआ और हिंदी में फिर इसका रूपांतरण हुआ प्रगतिशील काव्य। अब प्रगतिवादी काव्य की
अगर विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देश प्रेम की भावना। प्रगतिवादी काव्य में भी देश प्रेम की भावना सबसे अधिक तीखे रूप में अवतरित हुई, लेकिन प्रगतिशील कवियों का देश प्रेम अन्य कवियों के देश प्रेम से इस मायने में अलग है क्योंकि ये आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा पक्ष ये था कि ये उस बहुसंख्यक लोगों की आज़ादी पर भी इनका ध्यान था जिनको आज़ादी मिलने के बाद वास्तविक न्याय मिलेगा या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रगतिशील कवियों का देश प्रेम बहुसंख्यक शोषित पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति रहा है। इसीलिए प्रगतिशील कवि अहिंसा के रास्ते ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के पक्षधर नहीं हैं। आज़ादी के बाद भी जब शोषितों को न्याय नहीं मिलता है तो वो कहते हैं, नागार्जुन कहते हैं कि कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। केदारनाथ अग्रवाल को भी अहिंसा का मार्ग पसंद नहीं है। वे आज़ादी के लिए हिंसा को गले लगाने की प्रेरणा देते हैं। काटो काटो करवी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। त्रिलोचन का मानना है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए दलित, किसान एवं मजदूर सभी को एक साथ अपनी शक्ति लगाकर प्रयास करना चाहिए। उन मजदूर किसानों का दल शक्ति दिखाने आज चला है। साम्राज्य और पूंजीवादी लिए हुए अपनी बर्बादी जोर आजमाई करते हैं। आज तोड़ने को उनका मन उठकर दलित समाज चला है। दूसरा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रगतिशील कवियों ने समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, किसान, मजदूर, नारी सबके प्रति सहानुभूति दिखाई है। यह आधुनिक काल का ऐसा समय था जब कविता शोषित पीड़ित लोगों के जीवन से इतर कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इस समय के काव्य में सदैव पीड़ित लोगों के दर्द की कराहट ही सुनाई देती है। नागार्जुन के युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि ऐसे अनेक काव्य संग्रह हैं जिनमें शोषित लोगों की आवाज सुनाई देती है। खूब गए दूधिया निगाहों में, फटी विवाहियों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठल वाले कुलिश कठोर पैर। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि लोगों ने भी किसान, पीड़ित, शोषित दलितों की दर्द को अपने काव्य में आवाज दी है। अब और कहते हैं कि सुमित्रानंदन पंत ने युगवाणी, युगांत एवं ग्राम्य आदि अनेक ऐसी काव्य संग्रह हैं जिनमें केवल दीनहीन लोगों के चित्र ही दिखाई देते हैं। ग्राम्य संग्रह की वह बुढ़ा नामक कविता से एक उदाहरण देखने योग्य है। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी, हिलते हड्डी के ढांचे पर। निराला की भिक्षुक कविता में भी भिखारी की दयनीय दशा का जिक्र किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। शीर की किसान, मजदूर की झोंपड़ी एवं बैल आदि ऐसी ही कविताएं हैं जो मानव जीवन की विसंगतियों को अनेक प्रकार से व्यंजित करती हैं। बैल के दर्द के माध्यम से कहते हैं कि मुझको रोटी तुझको तिनका है आधार, यही जीवन का चलो पेट भर लें चल करके। केदारनाथ अग्रवाल की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है पैतृक संपत्ति। इसमें बताते हैं कि शोषित व्यक्ति को अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद विरासत में तोहफे में क्या मिलता है, उसी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब किसान मर जाता है तो उसके बेटे को उसकी विरासत में क्या मिलता है। जब बाप मरा तब यह पाया भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया कुछ हाथ भूमि वह भी पड़ती, चमरौदे जूते का तलवा छोटी टूटी बुढ़िया होगी, दर की गोरसी बहता हुक्का लोहे की पत्ती का चिमटा, बस यही नहीं जो भूख मिली सौगुनी बाप से अधिक मिली, वह क्या जाने आजादी क्या आजाद देश की बातें क्या। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने तो दलितों एवं गरीबों की दुर्दशा को इस प्रकार व्यक्त किया है। कहते हैं कि यह नस्ल जिसे मानव कहते कीड़ा से आज गई बीती, वो जाति तो आश्चर्य न था हैरत है पर कैसे जीती। कहते हैं कि मानव ही मानव के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, ये तो कीड़े मकोड़े भी नहीं करते। निराला ने बंगाल के अकाल का
बड़ा मर्मभेदी चित्रण किया है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव। प्रगतिवाद के लगभग सभी कवियों ने समाज में फैले पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों एवं जमींदारों से बहुत अधिक घृणा के साथ बात की है। पूंजीपतियों द्वारा जनता के खून पीने से बने हुए सुंदर सुंदर महल इनको फूटी आंख भी नहीं भाते हैं। और नागार्जुन ने तो अपनी लाल भवानी शीर्षक कविता में जमींदारों के प्रति यहाँ तक कह दिया है, सड़ी लाशें जमींदारियां इनको हम दफनाएंगे, गांव गांव पातर पातर को हम भूस्वर्ग बनाएंगे। सेठ और जमींदारों को नहीं मिलेगा एक छदाम, खेत खान दुकान मिले सरकार करेगी दखल तमाम। सुमित्रानंद पंत ने शोषण करने वाले लोगों को जौंक, नर पशु और न जाने क्या क्या कह दिया है। वे निशंस हैं, वे जन के श्रम फल से पोषित, दोहरे धनी जौंक जग जिनसे शोषित, नर पशुए भूभार मनुष्यता जिनसे लज्जित। पंत ने युगवाणी संग्रह की साम्राज्यवाद कविता में विश्वास व्यक्त किया है कि एक न एक दिन साम्राज्यवाद का विनाश निश्चित है। रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नैनों में शोभन, पूंजीवाद निशा भी है होने को आज समापन। भगवती चरण वर्मा अपनी कविता भैंसा गाड़ी में शोषण करने वाले समुदाय के प्रति घृणा प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह राज काज जो सधा हुआ है इन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल तिल मिटने वालों पर। क्रांति का समर्थन। प्रगतिवादी कवियों ने जब देखा कि व्यवस्था बदलने वाली नहीं है तो उन्होंने कहा कि बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए मजदूर, दलित, किसान, शोषित, पीड़ित सभी को एक साथ आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी तो रूस एवं कार्ल मार्क्स से विचारों से अपने आप को भोगे कष्टों से पीड़ित होकर जनता को क्रांति के लिए ललकारते हैं। नागार्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मैं अपनी लेखनी से शांति की कविता लिखने में असमर्थ हूँ। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं। मैं दरिद्र हूं पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। बालकृष्ण शर्मा नवीन तो समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति की ऐसी चिंगारी छोड़ना चाहते हैं कि जिसमें सारी दुर्व्यवस्था भी समाप्त हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से जाए एक लहर उधर से आए। त्रिलोचन ने तुम बड़ो विजय के पथ पर नामक कविता के माध्यम से सामंतवाद एवं साम्राज्यवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आम जनता को ललकारा है। जो बांध रहे गति जीवन की कर उन्हें नष्ट। नरेंद्र शर्मा भी किसी से कम नहीं है, वे भी बुलावा जैसी अनेक कविताओं के माध्यम से क्रांति की ज्वाला भड़काना चाहते हैं। आरे वीरन साज किए या तूने ही क्यों हिम्मत हारी, एक और जंजीर दूसरी और पड़ी है तेग दुधारी। निराला, दिनकर, भगवती शर्मा आदि ने क्रांति के लिए एक से एक बढ़कर कविताएं लिखी हैं। तभी वे बार बार खूनी क्रांति का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। भूखे शिशुओं की चीत्कारें, सोख रही नैनों का पानी, मुट्ठी भर दानों की तृष्णा महाक्रांति की आग लगाती, आग छुदा इन कंकालों की सोए ज्वालामुखी जगाती। सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक विसंगतियों को बिल्कुल हूबहू चित्रण किया है, उसमें कहीं भी तनिक भी एर फेर नहीं किया है। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद की कविता में साधारण जनजीवन की दुर्दशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। कहते हैं जब अकाल पड़ा था, अकाल से पहले और अकाल से बाद की स्थिति देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। सुमित्रानंद पंत के युगवाणी काव्य संग्रह की कविता दो लड़के में कूड़ा बीनने वाले बच्चों की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक करुण चित्रण किया है। मेरे आंगन में टीली पर मेरा घर, दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर, नंगे तन गदबदे सामले, सहज दबीले, मिट्टी का के मटमैले पुतले पर फुर्तीले। नागार्जुन अपनी कविता अब तो बंद करो देवी चुनाव का यह प्रहसन के माध्यम से संपन्न वर्ग की भोग विलासी प्रवृत्तियों
एवं दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े के मोहताज आम आदमी की जिंदगी को दर्शाया है। वे कहते हैं कि अधबू के अधनंगे डोले हर जन गिरजन वन में, खुद तो चिकनी रेशम डाटे उड़ती फिरो गगन में, महंगाई को सूपड़का को कैसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के मत्थे डाल रही हो। डॉक्टर मलखान सिंह ने भी सामाजिक विसंगतियों को व्यक्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। किसने यह संसार बनाया, किसने रचा समाज, श्रमजीवी का भाग भूख है कामचोर का ताज। आगे भी कवि लिखता है कि आज तक भारत माता की दशा और दिशा में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। नागार्जुन कहते हैं जीव कटी है भारत माता मचान पाती शोर, देखो दसी दसी ये आंखें पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते तेरे साल। इतना ही नहीं, नागार्जुन ने देश की नींव कहे जाने वाले प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था पर भी करारा व्यंग किया है। घुन खाए शहतीरों पर बारह खड़ी विधाता बाँचे, फटी बीत है छत चुती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। प्रेत का बयान ये कविता है। इसके बाद कल्पना के पुत्र हे भगवान कविता के माध्यम से मानव मुक्ति के विचार को नागार्जुन ने साकार रूप दिया है। कहते हैं कल्पना के पुत्र हे भगवान चाहिए मुझे नहीं वरदान, दे सको तो दो मुझे अभिशाप, प्रिय है मुझे जलन प्रिय है संताप। प्राचीन रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया है। सामाजिक जीवन को तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी पर परखने की बात ही स्वीकार किया है। नागार्जुन ने प्यासी पतराइयां के संग्रह की कविता चौराहे की नुक्कड़ पर धर्म के नाम पर सीधी सादी जनता को ठगने वाले लोगों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कांटों पर नंगा सोया है ठटक गया मैं लगा देखने उस औगड़ बाबा के करतब, और 5 पैसे 10 पैसे जैसी सिद्धा सिक्के जैसे निकल रहे हैं जैसे तैसे, श्रद्धा का तगड़म से नाता जय हे भिक्षु जय हे दाता, पियो संत हुगली का पानी पैसा सच है दुनिया फानी। मानवीय भावना की प्रधानता। प्रगतिवादी कवियों के लिए मानवता के शरीर में प्राण की तरह अनिवार्य माना है। बिना मानवता के उनके लिए जीवन व्यर्थ है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने बदलते परिवेश में क्षीण होती मानवीय संवेदनाओं पर बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है। हाँ यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, हाहाकारों की दुनिया में सपनों का संसार नहीं है। पंत ने स्वर्ण धूल में स्वीकार किया है कि पृथ्वी सबकी है, तभी तो वो कहते हैं देशों में आए धरा निखर, पृथ्वी हो सब मनुजों का घर, हम उनकी संतान बराबर। युगवाणी संग्रह की कविता में 2 लड़कों में कहा है क्यों न एक हो मानव मानव सभी परस्पर। त्रिलोचन को भी पूरा विश्वास है कि चाहे दुनिया में कितने भी अवरोध पैदा हों, कितने भी धोखे मिले, लेकिन एक न एक दिन मानवता की विजय जरूर होगी। मानवता की जय होगी, धोखे पर धोखा खाकर भी यह विश्वास नहीं टूटा है। ग्रामीण एवं प्रकृति प्रेम। प्रगतिवादी कवियों के काव्य में ग्रामीण एवं प्रकृति प्रेम भी बहुत देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कवियों को प्रकृति के सभी सौगात प्रिय हैं, क्योंकि मानव और प्रकृति का संबंध तो सदियों पुराना है और ग्रामीण परिवेश की एक एक छवि इनके काव्य में दिखाई देती है। नागार्जुन कहते हैं कि याद आते धान याद आते कमल कुमुदनी ताल मखान। सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि ग्राम्या काव्य संग्रह की कविता में फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली। केदारनाथ अग्रवाल की धीरे धीरे धरा पर धरती किरणें, धूप चमकती है चांदी सी साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे 2 हमजोली सखियां गले मिली हैं। खेतों में दूर दूर फैली पीली सरसों के स्वाभाविक सौंदर्य एवं आकर्षण को व्यक्त करते हुए कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। भाषा एवं शैली। प्रगतिवादी काव्य की जो भाषा मुख्य रूप से सहज सरल एवं साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है, लेकिन कहीं कहीं तत्सम तद्भव एवं संस्कृत निष्ठ हो गई है। खड़ी बोली का रंग बहुत तीक्ष्ण है, धारदार दुधारी तलवार की भांति चमकता है। प्रगतिवादी कवियों की भाषा में
उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला एवं संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। नागार्जुन के काव्य में अगर देखा जाए तो उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्दों का, अंग्रेजी और बांग्ला के। उर्दू के शब्दों हम सफ़ीर को सलाम, हम सफ़र को सलाम, राम बख्श बैनीपुरी के लिए मिल कविता है। इसके अतिरिक्त नदारत, बेरुखी, निगाहें आदि शब्दों का प्रयोग है। युक्की ब्रह्मावली, करती गुनगुन अविरल, संस्कृत। अंग्रेजी का गियर, प्लीज, एक्सक्यूज मी, प्लान आदि। बांग्ला शब्द छड़िए, पकड़ पकड़, दिके दिके इत्यादि। शैली को अगर गौर से देखा जाए तो वह भी भावात्मक, पात्रानुकूल, विषयानुकूल एवं वातावरण के अनुकूल रही है। जहां प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य में शैली बहुत कोमल एवं मादक होती है, वहीं राष्ट्रीय प्रेम या यूं कह लीजिए, इस तरह से कह लीजिए कि जनहित प्रेम में, लोक प्रेम में उनकी रक्षा करने से संबंधित जहां भी वर्णन आए हैं, उनकी शैली बहुत तीखी एवं कर्कश बन जाती है। इसके लिए कवि को कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रगतिशील कवियों की शैली भावों का पूर्ण रूप से अनुसरण करती है। कहीं भी उनकी शैली में बनावट नहीं दिखाई देती है। क्यों? कि वे जनता की भाषा में बात करते हैं। सामान्य जन के ही पात्र होते हैं, उनकी ही भाषा होती है, उनकी ही तरीके से प्रगतिवादी कवि उनकी ही भाषा में बात करता है। इसीलिए इसमें कोई बनावट दिखाई नहीं पड़ती है। रसछंद अलंकार की अगर बात की जाए तो रसछंद अलंकार के लिए प्रगतिवादी कवियों ने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, रसछंद अलंकार कहें या व्याकरण कह लें, उनके पीछे पीछे चलती है, कभी भी आगे नहीं चली। यानी वे अपनी बात जनता में, आमजन की भाषा में कहते गए और रसछंद अलंकार जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी वह उसमें आते गए। उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। धन्यवाद।